नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉरिस लैब है। तो लॉरिस लैब जो है वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के सेक्टर वाइज बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी भी है, क्योंकि टॉप 8 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल चुके हैं। एक्चुअली देखा है तो कंपनी टॉप 8 में नहीं आएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 27,600 करोड़ के आसपास है। तो आज इस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में, और इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं किस तरीके से करेक्शन होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके वो रिकवरी कर रहे हैं, और ये रिकवरी कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब कौन सा लेवल तक इस रिकवरी जा सकते हैं और अपटर्न कितना जा सकते हैं, उसके बारे में एक एजुकेशन पर्पस में डिस्कशन करूंगा। क्योंकि मैं कोई आपको यहाँ पे टेक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि कल जाकर बाय सेल कर लेंगे, ऐसे मत करिए। आप सारी चीजों को समझिए, सीखिए। मैं किस तरीके से स्टॉक को फाइंड आउट करता हूँ, किस तरीके से स्टडी करता हूँ, और मैंने क्यों इस लेवल से कंपनीज को रिसर्च किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जरूर चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनी बता रहा है, ये आप देख सकते हैं, न्यू R&D फैसिलिटीज। मतलब कंपनी हैदराबाद में करीबन करीबन 250 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और वो भी नया सेटअप करने के लिए। इसके लिए आप देख सकते हैं, लॉरिस लैब ओपनड ए न्यू 2 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है, और वो भी R&D सेंटर बनाने जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, और वो भी कहाँ पे है, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में कुछ इस तरीके से R&D सेंटर बनाया जा रहा है इसको, मतलब नया नया प्रोडक्शन करने के लिए, नया नया इनोवेट करने के लिए, नया नया मेडिसिन तैयार करने के लिए। तो इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रिएट ओवर 800 जॉब्स एंड सपोर्ट टीम यहाँ पे जरूरत होगा इस काम के लिए। तो ये अच्छी बात है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, नया नया इनोवेंट भी होगा। तो दूसरी पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीवरी ऑफ लेट फेज लेट फेज एन एनसीई प्रोजेक्ट। तो डिलीवरी लेट ऑफ एनसीई प्रोजेक्ट जो है, उसके ऊपर भी देखा जाए तो कंपनी ने एक्सपेक्ट कर रहा है, जो डिलीवरी जो पैकेज है, डिलीवरी जो डेटा है, वो भी यहाँ पे कंपनी ने आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्रीज भी रैंप अप कर रहा है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कैपेक्स भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। चलो एक बार वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी बता रहा है कि 2,500 कंपनी स्पेंड करने वाला है, 2,500 करोड़ ग्रोथ ऑफ कैपेक्स। मतलब कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने के लिए 2,500 करोड़ का टोटल यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अभी ये भी बता रहा है कि द कंपनी टोटल कैपेक्स फॉर दिस पीरियड इज अराउंड 2,750 करोड़ के आसपास। तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने जा रहा है, और वो भी किसके लिए, एपीआई के लिए। अभी एपीआई होता क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब फार्मास्यूटिकल्स में जितने सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो उसको बनाने के लिए कंपनी इस तरीके से कैपेक्स को बढ़ा रहा है। तो एक अच्छी बात है, और कंपनी का टारगेट भी है कि 5 बिलियन टैबलेट्स एंड 10 बिलियन टैबलेट्स बनाने का, 50% कैपेसिटी को बढ़ाने का। 28% कैपेसिटी था, अभी वो इंक्रीज करके 50% तक लेके जाएगा। तो सोचिए कंपनी में कितना ग्रोथ और पोटेंशियल आगे बढ़ने वाला है। तो चीजों को पहले आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का करंटली सिचुएशन दिखाऊंगा, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, और पास्ट में क्या हुआ है। तीन चीज आपको क्लियर हो गया, तो आप कंपनी के ऊपर एक डेटा पॉइंट भी से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू, नेगेटिव व्यू आपको पता चल जाएगा। तो अभी चलो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर इस कंपनी की करंटली जो सिचुएशन है वो देखूं, तो मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लगा। बहुत मतलब बहुत हाई, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 32 और कंपनी का पी रेशियो 212। एक बार मैं इस कंपनी का पी रेशियो देख लेता हूँ। देखिए, 5 साल में आज तक पी रेशियो इतना बड़ा हुआ ही नहीं है। 5 साल में कोविड के टाइम में पी रेशियो था 23, और कोविड के बाद 2023 में सेम टू सेम कोविड के लेवल में ही आ चुके थे, उससे भी नीचे आया था। उसके बाद अचानक कंपनी ने बिग जर्नी किया, और यही जर्नी कंपनी के लिए खतरा बना सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का थोड़ा कर्जा तो है, कंपनी का आरओसी आरओ में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। अभी
कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखा जाए तो कंपनी इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया वो ठीक ठाक है, मतलब सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। कम मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला क्योंकि कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट गिरा, मतलब कंपनी के ऊपर प्रेशराइज आ गया क्योंकि एक टाइम कंपनी 200-250 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे, आज वो गिरते गिरते सिर्फ 20 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक बिग बड़ा वीकनेस है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भाग रहे हैं, क्या और भी भाग सकते हैं, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी और एक पॉइंट्स आप देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से एफआईएस ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। डीएस की सेम टू सेम होल्डिंग है, पब्लिक के भी सेम टू सेम होल्डिंग है और प्रोमोटर के भी सेम टू सेम होल्डिंग है। मतलब किसी ने नहीं माल नहीं बेचा, उल्टा एफआईएस ने छोटे मोटे क्वांटिटी को ऐड किया। जो क्वांटिटी डीएस ने बेचा वही क्वांटिटी ने एफआईएस ने उठा लिया। लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो है इस कंपनी का बोरिंग। तो कर्जे के बारे में बात करूं तो 2700 करोड़ का कर्जा है, जो सीधा सीधा कंपनी का जो रिजर्व है उस रिजर्व से वो इजीली मिटा सकते हैं। हाथ में कैश जो है, रिजर्व जो है, फिक्स्ड एसेट जो है, वो सब कुछ देखा जाए तो ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर करीबन 500 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो गुड पॉइंट्स है क्योंकि किसी भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिल जाते हैं। बाकी चलो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस हो गया था सिर्फ 70 रुपीज। उसके बाद कंपनी जर्नी किया करीबन 700 के आसपास। तो सिर्फ 70 से 700 मतलब करीबन 10 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कंपनी के 10 टाइम्स रिटर्न होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी में उतना दम ही नहीं था कि 10 टाइम्स ग्रोथ कराने के लिए। सिर्फ कोविड आया था, उसके कारण ही कंपनी ट्रेंडिंग हो गया था। और देखिए जो लोग मान के चलिए ये सोचकर बाय किया है कि यहाँ पे इतना जर्नी हुआ है, यहाँ पे भी फिर बड़ा जर्नी होने वाला है, तो आज वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि स्टॉक लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं तो 60% क्रैश हो गया था। अभी करेंटली जो लेवल है वो 30% आ चुके हैं, मतलब कंपनी फिर से रिकवरी किया है। रिकवरी कहाँ पे किया? देखिए यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली क्या था, इस जोन में कंपनी के एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था और वही सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो बाउंस कर रहा है क्या कंपनी स्टॉप लेवल तक जा सकते हैं? देखिए उसके लिए अगर मैं एक पैटर्न ढूंढूं तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिला। जो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, पहले कब बने, एक यहाँ पे हाई था, यहाँ पे हाई था और यहाँ पे हाई बने। मतलब कंटिन्यूसली हाई को अगर मैं एक लाइन से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या बने, एक कप बने, उसके बाद हैंडल दो बार बने। तो कप के बाद दो बार हैंडल बने और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी यहाँ पर रिटेस्ट भी किया। अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके वही पीक लेवल को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस पीक लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करे, मतलब 512 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, तो एक मोमेंटम जर्नी अप 10 में देखने को मिल सकता है। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी होने ही वाला है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है कि कंपनी अगर अप 10 हुआ तो कहाँ तक लेवल कौन सा जा सकता है वो तो पता चल गया। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उससे पहले देखिए दो स्ट्रॉन्गली यहाँ पे क्या है, मेजर इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस से ही कंपनी के ऊपर फॉल हुआ था। मतलब यहाँ पे दो मेजर रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा तभी वो पीक लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी सचमुच क्या इस हाई लेवल तक जाएगा? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखिए अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मतलब सेक्टर ट्रेंडिंग है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सेक्टर ट्रेंडिंग है कैसे पता चलेगा? सेक्टर ट्रेंडिंग है उसका जानने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा आप सर्च करेंगे तो उसका इंडेक्स आ जाएगा। तो इंडेक्स के बारे में चर्चा करूं, ध्यान दीजिएगा इंडेक्स को। इंडेक्स में करेक्शन है, इंडेक्स में करेक्शन है और जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, सीधा सीधा कहूं कि कंपनी जो यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल है, इसी सपोर्ट लेवल को कंपनी रिटेस्ट करके बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से और भी फॉल हुआ तो एक बड़ा फॉल फिर से आ सकते हैं और जो नेक्स्ट लेवल है वो कुछ 20,287 तक लेवल बन सकते हैं। इसका मतलब सेक्टर में अगर प्रेशराइज हो और कोई कंपनी अगर भाग रहा है, उस कंपनी का भी फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो वहां पे गड़बड़ी आ सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या मैं इस कंपनी की स्ट्रेटजीज के बेसिस में कंटिन्यू करूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे फंडामेंटली ठीक नहीं लगा, जिसके कारण मैं इतना रिस्क इस कंपनी के ऊपर नहीं लेने वाला हूँ। आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना।
क्योंकि कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके अगेंस्ट में काम करना सही नहीं होगा। मानता हूँ इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में कंपनी टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी 100% ही टारगेट को हिट करके अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा हमेशा चीजों को समझकर स्टडी करके काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सिविलिस्ट पर्सन नहीं हूँ। सारी चीजों को समझकर सीखकर काम करिए। मेरा काम था एनालिसिस करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।